तो स्टॉक्स, मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और हो जाइए तैयार अपने सवालों के समाधान पाने के लिए। और इसके अलावा टाइम्स ग्रुप का एक वृहद आयोजन, जी हां, इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, इस पर भी हमारी नजर रहेगी और तमाम हाइलाइट्स आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन जो स्टॉक आपका शो है, तो इस शो में आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, जरा सबसे पहले उस पर एक निगाह दौड़ा लीजिए। जी हां, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से तौर तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के एक हिस्से में आपको एक नंबर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है। इस नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप के जरिए, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप हम तक का अपना सवाल भेज सकते हैं। यही नहीं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब, इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां पर भी आप एक्टिव हैं वहां पर भी अपने सवाल भेजिए। खास तौर पे मैं कहूंगा कि यूट्यूब पर अपने सवाल लाइव शो देखते वक्त पूछिए, हम बीच बीच में उन सवालों को भी शामिल करते हैं। अपना सवाल भेजने का एक पैटर्न फॉलो कीजिए जिससे हमारे एक्सपर्ट को आसानी होती है और हमें भी आपका सवाल लेना जो है उसका चुनाव करने में बेहतरी होती है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, उसके बाद किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये बताइए। और आखिर में नजरिया, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये जरूर मेंशन कीजिए ताकि हम उस हिसाब से एक्सपर्ट के पास जाएं और आपके सवाल के, आपकी शंका का समाधान करें। यही नहीं, इसके अलावा जो सवाल आप पिछले दिनों पूछ चुके हैं उन्हें भी हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं, लेकिन समय सीमा होती है तो सारे सवाल हम शामिल नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं कविता के पास। और कविता, बाजार तो सपाट है और जाहिर सी बात है कि ऐसे में मार्केट की जो स्ट्रेंथ चाहिए, ऑप्टिमिज्म चाहिए, उसकी तलाश सबको। बिल्कुल। और ऐसे में देखना होगा कि लगातार एक सीमित दायरे का जो सेशन हम देख रहे हैं, आज किस ओर करवट लेता है बाजार। लगातार हम देख रहे हैं कि 24,600 तक के लेवल्स पर फिलहाल बना हुआ है। और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो काफ़ी फ्लैट लेकिन लाल निशान में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ट्रिगर्स की वजह से हम देख रहे हैं कि आज IT पैक थोड़ा सा जोश में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चाल बहुत ज़्यादा है जहां पर हम खबरों के लिहाज से ट्रिगर देख रहे हैं और उसी के लिहाज से रिएक्शन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ खास मूवमेंट नहीं है बाजार में, इनफैक्ट डिक्लाइंस की ओर थोड़ा सा ज़्यादा बाजार झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। 1581 डिक्लाइंस और 944 हमें यहाँ पर फिलहाल एडवांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप गेनर्स की सूची में देखें तो यहाँ पे टॉप IT काउंटर्स ही हैं जो फिलहाल भारी भरकम और लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, विप्रो हो, HCL टेक हो, इन तमाम काउंटर्स में हम लगभग 1.5 से आधे % तक की तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तो आज ये एक बहुत बड़ा फैक्टर IT जो कि गेनर्स की सूची में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा आज का दायरा क्या रहेगा बाजार का और किस ओर हम देख रहे हैं बाजार की चाल, अब किस ट्रिगर के लिए इंतजार कर रही है। विनोद मोदी, हेड PMS शेरखान बाई BNP पारिबा हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और विनोद, आपसे सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि सीमित दायरे में बाजार में कारोबार हो रहा है। आज थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पर वीक लग रहा है, लेकिन देखिए IT बहुत कोशिश कर रहा है बाजार को ऊपर खींचने की। हाय, गुड मॉर्निंग कविता। जस्ट थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा। वी आर नॉट शेर खान BNP पारिबा नाउ, वी आर मीरे एसेट्स शेर खान, राइट? वी हैव कंप्लीटली बीन एक्वायर्ड बाय मीरे एसेट्स। बिल्कुल, ये करेक्शन हम जल्द कर देंगे। धन्यवाद जानकारी के लिए, बताइएगा। जहाँ तक बाजार का नजरिया है, डेफिनेटली हमने लास्ट कॉल में भी शेयर किया था कि नियर टर्म के हिसाब से देखें तो 2-3 चीज काफी ज्यादा प्ले आउट हो रही है मार्केट में कि दिसंबर का अर्निंग्स कैसा होगा, कौन से सेक्टर इस अर्निंग्स में अच्छे करते हुए दिखे रहे हैं। तो उस हिसाब से देखें तो जो ऑफलेट जो बैंक्स में, खासकर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमने देखा जहाँ हमारा व्यू पॉजिटिव था, वो सब चले। IT सेक्टर में भी हमारा नजरिया कुछ हफ्तों से काफी पॉजिटिव था बिकॉज ऑफ रूपी डिप्रिसिएशन और US में जो डिमांड को बढ़ती हुई जो एक्सपेक्टेशंस है उसकी नजर से IT में भी नजरिया पॉजिटिव था, जिसकी वजह से IT सेक्टर में भी आप देखोगे आने वाले दिनों में ठीक ठाक तेजी होगी। ओवरऑल इंफ्रा इंडस्ट्रियल सेक्टर में मुझे लगता है कि जो दिग्गज है L&T जैसे कंपनी, वो और अच्छा करेंगे। दूसरी जो कंपनी है उसी स्पेस में वो सब भी पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स है वो भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। तो ये
ये सब ओवरऑल कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, सेलेक्ट बैंकिंग स्पेस एंड जैसे मैंने कहा आईटी स्पेस। और मुझे लगता है नियर टर्म कुछ ये एक आध हफ्ता 10 दिन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लगे तो मेटल्स में भी मुझे लगता है थोड़ी पॉजिटिव व्यू बन सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं ज्यादा स्टिमुलस देने का टू टेकल ओवरऑल जो ट्रम्प का जो पॉलिसीज है, तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है मेटल्स को भी थोड़ी सी मजबूती नियर टर्म में मिल सकती है। तो इन सब सेक्टरों में हमारा नियर टर्म टू मीडियम टर्म व्यू अभी पॉजिटिव है। चलिए, तो नियर टर्म आउटलुक यहाँ पर पॉजिटिव ही लग रहा है, हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हम होता हुआ देखेंगे। इस बीच दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है और कानपुर से रवीश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रवीश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मैंने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के 121 शेयर खरीदे 127 रुपए के हिसाब से। ओके। और आरवीएनएल के शेयर खरीदे 162 रुपए के हिसाब से। परफेक्ट। तो मैडम मेरा नजरिया 1 साल है और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या मैं बजट के बाद जो है आरवीएनएल के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी कर सकता हूँ? चलिए, मुबारकबाद, दोनों में ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बजट का तक का आपने समय आरवीएनएल के लिए रखा है, जान लेते हैं। सचिन, देखिए दोनों ही स्टॉक्स में इनकी जो बाइंग प्राइस है वो बहुत बढ़िया है। आरवीएनएल मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों में नियर टर्म आउटलुक और आरवीएनएल खासतौर से बजट के इर्द गिर्द ये प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग कविता जी। एक अच्छे लेवल्स हैं डेफिनेटली। सबसे पहले हम यहाँ पर आरवीएनएल पर चर्चा करेंगे एंड आरवीएनएल में अभी रिसेंटली 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले एक अच्छा मोमेंटम्स कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। स्टॉक यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा था, नियर अराउंड 455 के आसपास में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा था। वो लेवल्स फाइनली ब्रेक हुए। एट प्रेजेंट स्टॉक करीब 470 के आसपास में मूव कर रहा है और अपने इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस 150 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है नियर टर्म में जो है मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड में पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है एक बार 500 520 के लेवल्स को टेस्ट करने की, तो पोजीशंस को होल्ड रखने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में एक प्रोपोर्शनली एक स्टॉप लॉस यहां पे सजेस्ट करूंगा। मुझे लग रहा है 450 यहां से एक ब्रेकआउट्स कंफर्म हुए हैं। 450 के अराउंड की एक स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनकी क्वेरी है वो है एनटीपीसी ग्रीन पर। सो एनटीपीसी ग्रीन में एक स्लाइड रिट्रेसमेंट्स हायर लेवल से हमें देखने को मिले, करीब 155 के आसपास में एक हर्डल फेस किया है और वहां से जो है वो कल के ट्रेडिंग सेशंस में एक वीक कैंडल फॉर्म हुई है। आज वापस से वो फर्दर वीकनेस को एक्सटेंड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डाउन साइड्स में अगर मैं देखूं तो करीब लिमिटेड डाउन साइड ही लग रहा है। करीब 138 के आसपास से वापस से स्टॉक को रिवर्स होने की पॉसिबिलिटीज है। सो करंट मार्केट प्राइस से अगर देखें तो यस 5 से 6 रुपए 7 रुपए तक का ट्रिपल और देखने को फर्दर मिल सकता है, बट अराउंड 137 138 इमीडिएट सपोर्ट्स जोन है, वहां से स्टॉक्स वापस से जो है वो अपना मोमेंटम्स कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड के लिए। सो यहाँ पर भी पोजीशंस को होल्ड रखने की सलाह रहेगी। अपसाइड में मुझे लग रहा है एक बार वापस से जैसे 150 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो करीब 170 173 तक के लेवल्स यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन में भी हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर आपको सलाह मिलती हुई सचिन की तरफ से। विभोर माथुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। विभोर गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ जी। और मेरे पास जो है सर 600 शेयर्स हैं एनएचपीसी के एट द रेट 68 रुपीज। चलिए, और मेरा जो है आई कैन होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या टारगेट हो सकता है अगर मैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल के लिए होल्ड करूँ तो। चलिए, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने एक ऐसे स्तर पे खरीदारी की है कि इस वोलेटाइल मार्केट में भी आप मुनाफे पर बैठे हुए हैं। नज़रिया आपका चूंकि काफ़ी लंबी अवधि का है, तो एनएचपीसी पर विनोद ज़रा राय दीजिए। एक ऐसा स्टॉक है जो रिटेल निवेशकों का रुझान जो है वो हमने देखा है इस स्टॉक की ओर। एनएचपीसी हो गया, सुज़लॉन हो गया, इस तरह के स्टॉक में जो रिटेल निवेशक है वो दिलचस्पी दिखाते हैं और यही वजह है कि इसके बारे में सवाल भी बहुत आते हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने लगभग 3.5% का उछाल देखा है इस फ्लैट मार्केट में भी, और पिछले 1 महीने में 6% का रिटर्न दिया है इसने। लेकिन फिलहाल जो है वो हल्का दबाव झेल रहा है। लेकिन 3 साल का नजरिया अगर देखें एनएचपीसी में, हालांकि बहुत लंबा समय है, लेकिन फिर भी बताइए क्या करना चाहिए?
हाय प्रशांत, ओवरऑल एनर्जी स्पेस काफी बढ़िया स्पेस है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लेकिन विद इन एनर्जी हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्रोथ का स्कोप है। एनएचपीसी की खास करके बात करें, डेफिनेटली हाइड्रो सेगमेंट में है, जो ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो जो ओवरऑल कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है इंडिया का वो सिंगल डिजिट ग्रोथ का है। तो डेफिनेटली जो ग्रोथ आउटलुक है एनएचपीसी का इतना बेहतर नहीं है। अगर खासकर आपने दूसरे जो स्टॉक का एग्जांपल दिया सुजलोन का, जैसे बताया आपने, सुजलोन में डेफिनेटली जो ग्रोथ आउटलुक है काफी बेहतर है, राइट। सुजलोन का अगर मैं देखूं ओवरऑल स्ट्रीट का जो अर्निंग ग्रोथ जो फैक्टर इन कर रहा है हर साल FY26 ऑनवर्ड, उनका अर्निंग्स हर साल और अप्रॉक्स डबल हो रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। वो चीज एनएचपीसी में नहीं है। एनएचपीसी का अगर वैल्यूएशन की बात करूं, नो डाउट वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल है, 40 रुपया का ओवरऑल एज ऑफ नाउ मैं इसका देख सकता हूँ बुक वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं 2x पे ट्रेड कर रहा है। बट स्टिल अगर आपको ग्रोथ आउटलुक उतना बढ़िया नहीं है तो मुझे लगता है वैल्यूएशन री रेटिंग की चांसेस भी एनएचपीसी में कम होगा। सो विद विच मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए विद इन एनर्जी। मेरे ख्याल से मेरा व्यू एनएचपीसी पे न्यूट्रल है, और जो दूसरे जो ग्रोथ आउटलुक जहाँ बेहतर है उसमें मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। राइट। व्हाट्सएप के जरिए सवाल लेते हैं वीरेंद्र सिंह का। और सचिन, जियो फाइनेंस में खरीदारी कर रखी है, 321 के इनके लेवल्स है, नज़रिया हमें पता नहीं है, मेरे ख्याल से एक नियर टर्म आउटलुक के लिहाज से आप इनको सलाह दे सकते हैं, स्टॉप लॉस जरूर बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर ना मुझे लगता है कि पोजीशंस को इनमें होल्ड करना चाहिए, बिकॉज प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा रिवर्सल हमने करीब 330 के आसपास से यहाँ पे आता हुआ देखा है। आज हालांकि स्लाइड वीकनेस स्टॉक के अंदर है, बट एक अच्छे फॉर्मेशंस बने, एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशंस यहाँ पर जो है वो फॉर्म होते हुए नजर आए। एंड मुझे लग रहा है नियर टर्म में जो है एक बार अपसाइड मोमेंटम्स यहाँ पर करीब 360 365 तक के लिए देखने को मिल सकता है। तो वहां तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए एक बार वेट किया जा सकता है स्टॉक में। डाउन साइड में अगर मैं बात करूं स्टॉप लॉस की, तो मुझे लग रहा है एक बार 330 बिलो का कहीं का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, लाइक 328 327 के आसपास का। उसके साथ में पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में पॉसिबिलिटीज 360 365 नियर टर्म। तो 365 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। चलिए फटाफट से अगले कॉलर को जोड़ते हैं। इमरान है हमारे साथ गुजरात से। इमरान, गुड मॉर्निंग। गुजरात में कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुजरात पोरबंदर से। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? LTI माइंट्री में चाहिए सर हेल्प मुझे। किस भाव पे लिया आपने? 6800 पे लिया है, ठीक है सर। और मैंने ये स्टॉक करीबन 2 साल से होल्ड करता हूँ, ठीक है। और ये हाफ होते हुए भी मैंने देखा है, लेकिन ये मेरे को लग रहा है मेरे साथ थप्पा थप्पा चल रहा है, क्योंकि ये प्राइस के आसपास आता है फिर नीचे चला जाता है। हाँ, वो तो अभी क्या करें? अभी है ना 10-15 हजार का या 20,000 का कुछ नुकसान दिखा रहा है, तो वो बेच के निकल जाऊं, क्योंकि वापस से डाउन होता है ना तो फिर यहाँ से 10-15% नीचे डायरेक्ट आ जाता है। तो ये प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा है अभी कितने टाइम से। बिल्कुल। अब लंबे समय तक जो आईटी स्टॉक थे वो एक रेंज में फंसे हुए थे, बड़ा करेक्शन भी देखा हाल फिलहाल, हालांकि पॉजिटिव मोमेंटम देखा इन स्टॉक्स ने। विनोद, LTI माइंट्री, सीधा निवेशक यही कह रहा है कि इतना समय दिया लेकिन लगता है कि स्टॉक नाराज चल रहा है उनसे। बताइए क्या रणनीति लेकर चलें, कहीं और निवेश किया जाए? ये LTI माइंट्री डेफिनेटली जो रिसेंट जो अंडर परफॉर्मेंस है लास्ट 1-2 साल के, वो बिकॉज ऑफ जिस हिसाब से जो मर्जर के बाद जो ये जो सिनर्जी एक्सपेक्ट करे थे वो आने में थोड़ी लेट हुई है, उसके वजह से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। बट ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है कंपनी का काफी शानदार है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्पेस में, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में कंपनी काम करती है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। और जैसे मैंने बोला कि आने वाले महीनों में पोस्ट इन ट्रम्प एरा जैसे अगर जो बोला कि ट्रम्प ने टैक्स कट करेंगे तो डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगी, और जिसकी वजह से आईटी स्पेंडिंग्स यूएस साइड से काफी ज्यादा होगा, जो क्लियर कट बेनिफिट इन कंपनियों को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो ये कंपनी जो वैल्यूएशन प्रीमियम पे जो चलता है, मुझे लगता है वो प्रीमियम सस्टेन करेगी। और एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता ये लेवल पे और ये स्टेज पे आपको स्टॉक कट करनी चाहिए। हमारा व्यू इस पे पॉजिटिव रहेगा। अगर आप इतने सालों होल्ड किए तो थोड़ा सा और होल्ड मुझे लगता है करने चाहिए। चलिए थोड़ा सा और होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। इस बीच यहाँ पर वक्त हो गया है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। और हमारे साथ अब जुड़ गई हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइएगा कहाँ पर आप सलाह दे रही हैं पैसे लगाने की आज?
गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो है एनटीपीसी के अंदर। ओवरऑल मार्केट के अंदर यहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिल रही है। एनटीपीसी का काउंटर ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इसके अंदर एक फ्रेश ब्रेकडाउन जो है वो विटनेस करने को मिल रहा है। 360 का पुट ऑप्शन, एट द मनी पुट ऑप्शन के जरिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आपको 5 रुपए 15 पैसे के भाव के करीब ये मिल जाएगा, उसको आपको खरीद के चलना है। 7.5 से 8.5 रुपए का इसका लक्ष्य रहेगा। 3.5 रुपए का आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अधिकतम मुनाफा 5,025 रुपए और नुकसान 2,475 रुपए तक का हो सकता है। ध्वनि, एनटीपीसी में आप यहाँ पर पुट खरीदने की सलाह दे रही हैं 5 रुपये 15 पैसे पर, और लक्ष्य यहाँ पर जो है 7.5 या 8.5 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना होगा 3.5 रुपये का। बहुत बहुत धन्यवाद ध्वनि, आपका समय निकाला और दर्शकों को आज राय दी। बढ़ते हैं आगे। कृष्ण चंद्र साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ओडिशा से बात कर रहा हूँ सर। बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? मैं IRFC का 100 क्वांटिटी लिया हूँ 164 पे। अच्छा, तो ये हम थोड़ा 164 आपका भाव है ना? ठीक है, ये हम ठीक करेंगे। 164 प्राइस है और 100 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। दूसरा स्टॉक आपका टाटा स्टील है। हाँ। ये किस भाव पे लिया आपने? ये 163 पे लिया। ठीक है, ये भी हम ठीक करेंगे। 163 पे लिया हुआ है, ये थोड़ा फ्लिप हो गया है। ये दोनों हम ठीक करेंगे। बताइए, नजरिया आपका क्या है? मेरा लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर का है। ठीक है विनोद, मैं आपके पास आऊंगा। लॉन्ग टर्म का नजरिया, IRFC इन्होंने 164 के भाव पे लिया हुआ है। फिलहाल 162 के आसपास ये स्टॉक है, और टाटा स्टील इन्होंने 163 के भाव पे लिया हुआ है। बताइए, दोनों स्टॉक में 3 साल 2 साल के नजरिए से क्या करना चाहिए? ये प्रशांत, सबसे पहले मैं IRFC से चालू करूंगा। बहुत अच्छी कंपनी है, रेलवे फाइनेंसिंग में है, गवर्नमेंट कंपनी है। डेफिनेटली चूंकि ये गवर्नमेंट बेसिक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये सब के प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करती है, तो डेफिनेटली इनको प्राइसिंग पावर नहीं होता है, राइट? प्राइसिंग पावर नहीं है तो आप देखें उनका जो ओवरऑल जो कंपनी का मार्जिन बनता है वो बहुत कम बनता है कंपेयर टू द ओवरऑल जो सेक्टर्स की बात करें। लगभग 2% से नीचे भी इनका NIM रहता है, तो और उसका वजह से इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो भी कम आती है। तो ये सब कारण। और दूसरा ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4.6 लाख करोड़ का इसका ओवरऑल AUM बुक है। लास्ट 2 से 3 सालों में कुछ ग्रोथ नहीं हुई है डेफिनेटली, जबकि रेलवे ओवरऑल रेलवे स्पेस में अगर कैपेक्स देखें तो कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई है। बट आने वाले समय में चूंकि गवर्नमेंट ये बता रही है कि रेलवे में बहुत ज्यादा कैपेक्स की उम्मीद लगाई जा सकती है, अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है, तो ग्रोथ के नजरिया से मुझे लगता है कंपनी में भी हेयर और ठीक ठाक कर सकता है। बट जैसे मैंने बोला कि मार्जिन और इनके जो ओवरऑल ROE रिटर्न रेशियो, उसमें मुझे इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी मैं समझूं तो 4x पे अभी ओवरऑल ट्रेड करता है, मतलब TTM बेस पे, तो वो एट ऑल थोड़ा सा कंफर्ट नहीं देता है। तो मेरा मानना है कि IRFC में कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। अगर इस विदिन ये स्पेस में देखना है तो आपको IRFC से कोई दूसरे स्टॉक्स में स्विच कर सकते हैं, जैसे हुडको, ये सब कंपनी है जो गवर्नमेंट बेसिक कंपनी है, वो काफी अच्छी कर रही है। हाउसिंग फाइनेंस में वैल्यूएशन भी काफी ठीक। तो मेरा नजरिया थोड़ा उसमें रहेगा कि आप इससे स्विच कर सकते हैं। दूसरा ओवरऑल जो टाटा स्टील का अगर बात करूं तो टाटा स्टील में मैंने बोला नियर टर्म अगर 10-15 दिनों की अगर मैं बात करूं, एक महीने तक, तो आप थोड़ा सा उसमें रह सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द चाइना थिंग में भी सेक्टर में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव स्टॉक पे भी पड़ेगा। लेकिन 3 से 5 साल जो आप व्यू बता रहे, हमारा व्यू उस पर टाटा स्टील फिट नहीं बैठता है, क्योंकि मैक्रो मुझे नहीं लगता ओवरऑल, नॉट ओनली अबाउट टाटा मेटल, जो ओवरऑल जो फेरस मेटल का आउटलुक हमें उतना बढ़िया नहीं लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में डंपिंग हो रही है, चाइना में चूंकि जो ओवरऑल जो पॉलिसीज ली है वो पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी चाइना का जो डंपिंग इंडिया में जारी है। एट द सेम टाइम चाइना खुद जो दूसरे कंट्रीज में कैपेसिटीज डाल रहे हैं, लगभग 100 मिलियन टन का जो अनाउंस किया, वो भी उतना बेहतर नहीं लगता है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्राइसिंग पे प्रेशर रहने ही वाला है ओवरऑल। आई मीन रियलाइजेशन की मैं बात करूं तो हमारा आउटलुक ओवरऑल मेटल स्पेस पे फेरस पे बढ़िया नहीं है, तो आप उसमें कुछ समय के बाद इसे आप एग्जिट ले लेना चाहिए। तो बेसिकली हमारा दोनों स्टॉक पे यही व्यू है। राइट, चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने दोनों ही स्टॉक में रणनीति समझा दी विनोद। और इस बीच हमारे साथ जितेंद्र सिंह वाराणसी से फोन लाइन पे लाइव जुड़े हुए हैं। नमस्कार साहब, क्या हालचाल? नमस्कार मैम, ठीक है। बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? 2 स्टॉक्स पर सवाल पूछना चाहते हैं आप शायद।
जी मैम, ये एशियन पेंट्स हमने लिया था तो ये सोच के कि उस समय ये मार्केट लीडर था @2900 जी 2900 पे। और एक GSFC था जब सरकार बनने वाली थी मोदी जी की, तो उसमें लिया था, ये डाउन हो गया। GSFC 275 में लिया था। तो क्या करें, इसमें ये सब तो डाउन हो गए हैं। चलिए, दोनों में ही आपको फिलहाल तो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बताइएगा कितना समय और देना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म का नजरिया है, ठीक है जी। मैम हाँ। तो ये जो बजाज ट्विंस हैं, हाँ। ये भी मेरे पास हैं, लेकिन इसमें कोई खास प्रोग्रेस दिखता नहीं है। क्या करें, इसमें रखें या निकल जाएं? चलिए, पहले मैं प्राथमिकता एशियन पेंट्स और GSFC को देती हूँ। सचिन, यहाँ पर लंबा नजरिया है लेकिन बाइंग प्राइस दोनों में ही काफ़ी ऊंची है और दोनों में ही फिलहाल इनको नुकसान भी हो रहा है। कितना लंबा रुकने की सलाह देंगे? जी देखिए, सबसे पहले अगर एशियन पेंट की बात करें तो काफी अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। पिछले लास्ट अगर मैं मंथली चार्ट्स भी देखूं तो लास्ट 2 मंथ से कंटिन्यूअसली करेक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं। वन ये मंथ में भी, इस सीरीज में भी जो है वो करेक्शंस एक्सटेंड होते हुए नजर आए हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे नियर अराउंड 2550 के आसपास में, वो भी यहाँ पर स्टॉक्स ने ब्रेक किए हैं। अभी ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा जंक्चर अभी डाउन साइड का ही रहेगा। डाउन साइड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स नजर आ रहे हैं करीब 2200 के आसपास में। क्योंकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मुझे लगता है कि एक बार 2200 के एक स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रह सकते हैं। एंड अराउंड 2200 2250 के आसपास में आता है तो अगर एवरेज के लिए देख सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इनको एक अच्छे प्राइजेस जो है वो एवरेज प्राइस अच्छे मिल जाएंगे और फिर एक एग्जिट के लिए एग्जिट का चांस भी जो है वो नियर टर्म में इनको देखने को मिल सकता है। सो अभी के लिए स्टॉक का सपोर्ट 2200 है, उसके सपोर्ट के एक स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। डाउन साइड में एक बार एवरेज के लिए देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरा, वो चीज GSFC के अंदर अगर देखें सो थोड़ा सा स्टॉक जो है वो डेली चार्ट्स पर अगर मैं बोलूं तो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। हायर साइड में करीब 228 229 के आसपास से एक स्लाइड रिट्रेस हुआ है, बट अभी भी 100 DMS को अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक और अबव दैट DMS जो है वो आज सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बार वेट किया जा सकता है। अपसाइड में पोटेंशियल जो है वो करीब 240 245 तक के लिए देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। हालांकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो करीब 270 280 तक के लिए भी स्टॉक जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। एंड डाउन साइड में यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। मुझे लग रहा है कि करीब 205 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रह सकते हैं। यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल नियर टर्म के लिए टारगेट 240 245 और लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखते हैं तो 270 से 280 तक के रेंज जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये है GSFC पर आपको राय मिलती हुई। संदीप है जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ। संदीप नमस्कार, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? नमस्कार सर, जी, मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस 200 शेयर है एट द ₹160। ठीक है। और NIIT 200 शेयर है एट द ₹210। ठीक है, NIIT लिमिटेड ना? बजाज में मुझे एवरेज करना है और आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, ठीक है। तो विनोद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, समय हमारे पास कम है, जरा फटाफट से बताइए। NIIT लिमिटेड इन्होंने 210 पे खरीदारी की है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने 160 के स्तर पे खरीदारी की है, क्या करना चाहिए? बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ स्टोरी काफी बेहतर है। लगभग 1 लाख करोड़ का इसका AUM है और वो कंसिस्टेंटली अगर मैनेजमेंट के अगर गाइडेंस, रिसेंट गाइडेंस को समझे तो वो बोला हुआ कि लगभग 30% कंसिस्टेंटली ये ग्रो करेंगे ओवर द पीरियड। तो मुझे हिसाब से लगता है कि जो ग्रोथ है और जिस हिसाब से इनको प्रीमियम वैल्यूएशन जो अभी मिल रहा है वो सस्टेन करना चाहिए। 3-3.5 टाइम्स का जो है ओवरऑल FY 26-27 का जो प्राइस टू बुक है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस होल्ड किया जा सकता है। NIIT लिमिटेड डेफिनेटली लर्निंग स्पेस में है और क्योंकि इस स्पेस में देखेंगे तो ओवरऑल अनऑर्गेनाइज सेगमेंट का भी काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। बट एट द सेम टाइम जो कंपनी का बिजनेस मॉडल होता है काफी अच्छा कैश जनरेटिव मानी जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इन कंपनियों में कैश जनरेशन आगे चल के काफी बेहतर हो सकता है। उस हिसाब से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं दोनों स्टॉक। बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे विनोद और शुक्रिया करेंगे इसके साथ ही हमारे तमाम एक्सपर्ट का। हमारे साथ सचिन भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।